हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे एनसीईआरटी को, जो कि क्लास 11th का बुक है, द बुक इज़ ऑन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इस पूरे बुक को हम कैसे समराइज़ कर सकते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले हमें किसी भी बुक का कंटेंट पेज को ओपन कर लेना है और उसके कंटेंट्स में देखना है कि कंटेंट में क्या दिया हुआ है। तो इस बुक का जो ये आपका कंटेंट का पेज है, आपके पास पीडीएफ होगा या फिर जो आपके पास बुक होगा, इसमें देख लेना है कि सबसे पहले ये बुक यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो हम देख सकते हैं कि ये बुक टोटल 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिस बुक इज़ डिवाइडेड इनटू 1, 2, 3, 4 यूनिट्स। लास्ट में एकदम क्विक समराइज़ यहाँ पे हम लोग कर सकेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पे यूनिट है, इसमें बेसिकली 2 चैप्टर दिया गया है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमें पता है कि भारत जो है, हमारा जो देश है, हमें एक कॉलोनी बनाया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। तो इंडिया से सारे रॉ मटेरियल्स को वो किस तरीके से ब्रिटिश लेके जा रहे थे, जिसे हम लोग कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमें आज़ादी मिली उस दिन हमारे देश का इकोनॉमी कहाँ पे था। सो यहाँ से हम लोग फिर आगे बिल्डअप करना शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट चैप्टर इज़ अबाउट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में इंडियन इकोनॉमी किस तरीके का था, अगर हम डिफरेंट सेक्टर्स को देखें, प्राइमरी सेक्टर, फॉर दैट मैटर एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे भी हालत बिल्कुल ख़राब था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है उनका काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था। सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री के बारे में बात करने से कुछ ऐसा सच तो यहाँ पे उन लोगों ने बिल्ड किया नहीं था। उनका मेन इंटेंशन यहाँ पे से रॉ मटेरियल्स लेके जाना और फाइनल आउटपुट फिर प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करना वो था। और उसके बाद अगर टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर उस वक्त बूस्ट पे था नहीं, तो उसके बारे में भी कुछ यहाँ पे सच है नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पे फॉरेन ट्रेड के बारे में और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बात किया गया है, जो हमें पता है कि उस वक्त हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी कुछ खास हुआ नहीं था। नेक्स्ट यहाँ पे जो दूसरा चैप्टर दिया गया है, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। तो इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990 ये किस प्रकार का था। यहाँ पे हमने सोचा कि हम यहाँ पे या स्ट्रक्चरल प्लानिंग करेंगे कि किस तरीके का प्लानिंग करेंगे। तो हमने डिसाइड किया कि हम 5 ईयर प्लानिंग यहाँ पे करेंगे। 5-5 साल के बीच में प्लानिंग कमीशन जो आपका है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, प्लानिंग कमीशन के माध्यम से यहाँ पे हम प्लानिंग करेंगे। तो प्लान्ड इकोनॉमी यहाँ पे चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम फिर कहाँ पे आया? प्रॉब्लम ये आया कि 1990 के बाद जो हमारा सिचुएशन यहाँ पे होने लगा वो इतना अच्छा नहीं था। हमारे पास तेल इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं थे, तो हमारा सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए हमें पैसे उधार मांगने पड़े। तो उधार हम लोग कैसे वापस करेंगे, इसके लिए क्या हमारे पास कोई रास्ता था? नहीं। तो फिर जो हमें सजेशंस दिया जा रहा था वो हमें मानना पड़ा, और यहाँ पे वो हमने माना। तो 1991 को हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन LPG रिफॉर्म्स जो है हम लोग लेके आए। तो ये आपका दूसरा यूनिट में एक ही चैप्टर है, दैट इज़ LPG रिफॉर्म्स का बैकग्राउंड क्या था और उसका असेसमेंट आपका क्या रहा। फिर आते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 टॉक्स अबाउट अभी क्या क्या चैलेंजेस है। ये करके देख लिया, ये करके देख लिया, स्टिल डू वी हैव चैलेंजेस? यस, अभी भी चैलेंजेस है। ठीक है, अभी चैलेंजेस क्या क्या है? जैसे कि हमारे देश का जो रूरल इकोनॉमी है, पॉवर्टी, फॉर दैट पॉइंट एक पूरा आपका चैप्टर दिया हुआ है पॉवर्टी के ऊपर, एक चैप्टर दिया हुआ है रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया के ऊपर चैप्टर दिया हुआ है, और अभी भी जो आपका समस्या बना हुआ है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो आपका समस्या है, और उसको बदलने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव लेके आई है, इन सब के ऊपर करंट सिचुएशन आपका क्या है, करंट चैलेंजेस क्या है, इसके ऊपर आपका चैप्टर्स दिए हुए हैं। एंड देन फाइनली जिसको अभी भी हमने जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है अभी के करंट अफेयर्स के हिसाब से, वो उसको करंट अफेयर्स के साथ फिर अपडेट करते जाना है। और यहाँ पे बात किया गया है अबाउट द करंट चैलेंजेस। फिर फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि हर जगह बात किया जा रहा है, UN से लेके एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। हर एक चीज़ में आप गोल्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया है। एंड देन कमिंग टू
मतलब प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उसका सोल्यूशंस क्या क्या है, दोनों एस्पेक्ट यहाँ पे बन सकता है. एंड देन यूनिट 4 इज़ अबाउट डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विथ नेबर्स. तो यहाँ पे हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उनके साथ कंपैरिजन करते हुए हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस के बारे में बात किया गया है, और किस तरीके से डेमोग्राफिक सिचुएशन है इंडिया का आज के समय में, किस तरह से डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज हम और किस देश से अपना सकते हैं, फिर किस तरीके से आगे हम एक सुपर पावर बन सकते हैं, इसके बारे में एक कंपैरेटिव एनालिसिस दिया गया है विद द नेबरिंग कंट्रीज. ओके, सो दैट्स इट. दिस वाज द क्विक समरी ऑफ योर क्लास 11th NCERT Indian Economic Development. So to quickly summarize the class 11th NCERT, you have 4 points. that is eve of independence में किस तरीके से ब्रिटिश इंडिया को किस पोजीशन में छोड़ के गया था, वहाँ से हमने प्लानिंग कमीशन से कैसे 5 ईयर प्लानिंग कमीशन को अपनाया, उसके बाद हम लोगों ने LPG रिफॉर्म्स 1991 को कैसे अपनाया, और फिर करंट चैलेंजेस क्या है, उसके सोल्यूशंस क्या क्या है, एंड नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन क्या है, या फिर नेबरिंग कंट्रीज़ से हम लोग और नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ क्या क्या यहाँ पे चैलेंजेस है आज के समय पे, ये डिस्कस कर सकते हैं. एंड देन फाइनली अभी तो देयर इज़ नो प्लानिंग कमीशन, सो यू कैन एड अप टू दैट एज लाइक नीति आयोग एंड बियॉन्ड. थैंक यू सो मच एवरीवन.